अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा था और उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे मेमोरी, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर्स के अंदर जो ALU लगा होता है और कंट्रोल यूनिट वो कैसे काम करते हैं हमने बात की थी। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है बस ऑर्गेनाइजेशन के बस कैसे डेटा को ट्रेवल करवा रही है कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स के प्रोसेसर कैसे ऑपरेशन करता है और सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, और कैशिंग जो कंप्यूटर के अंदर होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और परफॉर्मेंस मेजर जो कि हम मेजर करते हैं जब प्रोसेसर पे कोई इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले बस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ये नीचे जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं नीचे वाली, ये समझो एक बस है। इन सब से ये कनेक्टेड है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में पढ़ा था, हमने कहा था कि ये किसी ना किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड है। तो ये बस है जो उनको कनेक्ट करवाती है। ठीक, इनपुट पे आप देखेंगे कि डाउन एरो दिया हुआ है क्योंकि हम इनपुट देते हैं, और आउटपुट पे अपर एरो दिया हुआ है इसलिए कि हम आउटपुट लेते हैं। और मेमोरी पे दोनों दिए हुए हैं, या तो हम मेमोरी से कोई डेटा उठाते हैं या मेमोरी को देते हैं। प्रोसेसर भी ऐसा है, प्रोसेसर से हम कोई डेटा जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं आउटपुट दिखाने के लिए हम आउटपुट करते हैं और इनपुट भी देते हैं प्रोसेसर को, इसलिए डबल एरो मेमोरी और प्रोसेसर को लगा हुआ है। ये बस के साथ दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा, बस है क्या? It interconnects group of lines used for communication between the processor, I/O devices and memory. ये यूज़ की जाती हैं कम्युनिकेशन के लिए किनके बीच? प्रोसेसर, I/O devices और मेमोरी के साथ। मल्टीपल बसेज आर ऑफन यूज्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। आजकल जो पीसीज हैं उनमें मल्टीपल बसेस लगी होती हैं कि इनपुट अलग बस में हो, आउटपुट अलग बस में हो। वो हमें क्या करेंगे कि बेटर परफॉर्मेंस, जो हमारी परफॉर्मेंस होगी, जो हम काम परफॉर्म कर पाएंगे वो ज़्यादा होगा। अच्छा, जो बसेज होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक एड्रेस बस, दूसरी डेटा बस, तीसरी कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या करती है कि जो डेटा का एड्रेस है वो होल्ड करती है कि डेटा किस जगह पर पड़ा है। डेटा बस कंटेन्स व्हाट इज ऑन द लोकेशन, कि जिस एड्रेस पे हम पहुंच गए हैं उस लोकेशन पे क्या पड़ा है वो एड्रेस देगा एड्रेस बस के डेटा कहाँ है। और डेटा बस क्या करेगा, जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है उनमें कौन सी डेटा रखी हुई है। और कंट्रोल बस कंटेन्स सिग्नल्स। ये सिग्नल्स होते हैं जो हमने पहले भी बात कर चुके हैं कंट्रोल यूनिट में, जो सिग्नल्स जनरेट करती हैं कि यहाँ से डेटा कहाँ जाना है, एड्रेस बस में जाना है या डेटा बस में जाना है, ये सारा कंट्रोल बस करती है। बस आर्किटेक्चर डिपेंड्स ऑन द स्पीड रिक्वायरमेंट्स एंड साइज एक्सेट्रा। साइज को हम बाद में देख लेंगे जब हम बस के अंदर जो बस का आर्किटेक्चर है वो पढ़ेंगे। और स्पीड रिक्वायरमेंट्स को हम अभी देख लेते हैं। स्पीड इश्यूज, तो इसमें लिखा हुआ है डिवाइसेस कनेक्ट टू द बस ऑपरेट एट डिफरेंट स्पीड। मतलब जो बस के साथ डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो हर किसी का स्पीड सेम नहीं होता। मैंने आपको हैंड शेकिंग के बारे में बताया था कि प्रोसेसर को हैंड शेक करना पड़ता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी से। मतलब वो भले कितने भी स्लो हों, प्रोसेसर को उनके साथ चलना है। मतलब जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं यहाँ पर बस पे वो डिफरेंट स्पीड पे चलते हैं। ये भी एक स्पीड इशू है जिससे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो लो होगा। दूसरा है द स्पीड ऑफ बस इज लिमिटेड बाय द स्लोएस्ट डिवाइस कनेक्टेड टू इट रिजल्टिंग इन पुअर एफिशिएंसी। अगर बस के साथ कोई स्लोएस्ट डिवाइस लगी हुई है, कोई भी मतलब
कीबोर्ड ले लें या वगैरह कुछ ऐसी कोई स्लो बेस डिवाइस लगी हुई है तो हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी। तीसरा है बफर यूज टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। बफर्स इन प्रॉब्लम को ओवरकम करता है और ये बफर्स है क्या हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप बफर्स के लिए ऐसा समझ लें कि अगर कोई डेटा हम प्रोसेसर के पास भेजना चाह रहे हैं और प्रोसेसर कोई काम पहले से ही परफॉर्म कर रहा है तो प्रोसेसर से पहले डेटा रैम में होती है। रैम क्या करेगा, उस डेटा को बफर में रखेगा जब तक प्रोसेसर उस काम से बरी ना हो जाए, फिर वो डेटा भेजेगा। बफर के लिए इतना ही समझ लीजिए, आगे हम पढ़ेंगे कि बफर्स क्या हैं। और यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं बसेस की, ISA, EISA, PCI, USB। ISA जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है वो अभी नहीं रहा। EISA एक्सटेंडेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, वो भी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, वो भी अभी नहीं रहा। आजकल जो चल रहा है वो PCI है, पेरिफेरल कम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन, और USB चल रही है। पेरिफेरल कम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन हमारे पीसीज में लगी होती हैं जो 32 बिट और 64 बिट जो हम सपोर्ट कहते हैं उनका काम करती हैं। और USB जो है वो एक बिट जो है शेयर करती है एक वक्त में, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द वर्ड साइज फॉर ईच। PCI के लिए जो वर्ड साइज है वो 34 बिट हैंडल कर सकता है और 64 बिट जैसा आर्किटेक्चर बना हो, और USB की वर्ड साइज 1 बिट होती है पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है वो दिखा रहा है कि मेमोरी और प्रोसेसर के बीच इंटरकनेक्शन कैसे हैं। यहाँ पर ये मेमोरी है, ये सारा का सारा मेमोरी का खाका है। और ये प्रोसेसर है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी में डेटा कैसे आती है, ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है यहाँ से डेटा उठाता है मेमोरी। इसमें प्रोग्राम काउंटर PC आ जाता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, यहाँ से डेटा उठाकर मेमोरी में जाती है। फिर मेमोरी वो डेटा मेमोरी डेटा रजिस्टर को भेजती है। अभी मेमोरी डेटा रजिस्टर्स क्या हैं, ये जनरल पर्पस रजिस्टर इसके अंदर लगे हुए होते हैं जो उन डेटा को होल्ड करते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से जो मेमोरी के पास डेटा जाती है वो एड्रेस बस का काम है, और मेमोरी से जो मेमोरी डेटा रजिस्टर से रजिस्टर पे डेटा जाती है वो डेटा बस का काम है। और तीसरा है मेमोरी से जो प्रोसेसर में डेटा जाती है, क्योंकि जो मेमोरी डेटा रजिस्टर है ये वापस कर देगा मेमोरी को फॉर प्रोसेसिंग। फिर ये प्रोसेसर को भेज देगा मेमोरी कंट्रोल यूनिट में, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही है जो ALU को भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसका काम ही सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करना है। तो मेमोरी से प्रोसेसर में कौन से बस ले जाती है, कंट्रोल बस, ठीक है। और ये कुछ रजिस्टर्स के नाम हैं, मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, लेकिन अंदर कुछ और बात होगी। ये रजिस्टर 1 है, रजिस्टर 2 RN तक कितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं, जितने ज़्यादा रजिस्टर होंगे उतनी ज़्यादा डेटा हम रख पाएंगे। अच्छा, ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रोसेसर ऑपरेट कैसे करता है, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है। तो पहली चीज़, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स गवर्न द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शन ना हो तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं या प्रोग्राम्स, ये गवर्न करते हैं, मतलब उनके कंप्यूटर को चलाने के लिए मदद करते हैं। दूसरा है अप्रोप्रिएट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी टू परफॉर्म अ टास्क। जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उनको मेमोरी में होना चाहिए, तब वो टास्क जाके परफॉर्म होगी। मतलब वो प्रोग्राम किसी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में या रैम में रखा हुआ हो, ऐसे ही खुद से उठा के जो प्रोसेसर है वो नहीं इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा।
तो प्रोसेसर परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय, प्रोसेसर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी इंस्ट्रक्शन पे, वो कैसे करता है? पहली चीज, ब्रिंगिंग द इंस्ट्रक्शन इनटू द प्रोसेसर, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेसर के पास लाई जाती है। फिर प्रोसेसर क्या करता है? डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन, और प्रोसेसर उसको डिकोड करता है। मतलब हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, प्रोसेसर उसको, प्रोसेसर के पास लो लेवल में हो तभी वो इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करेगा, इसलिए उसको डिकोड करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल इंस्ट्रक्शन में। फिर वो परफॉर्म द टास्क, फिर वो टास्क परफॉर्म करता है। और ये सारा का सारा जो है, everything is coordinated by control unit that generates appropriate signals for control and timing। ये सारा का सारा कंट्रोल यूनिट का काम है, जो सिग्नल्स भेजता है कंट्रोलिंग के लिए और टाइमिंग के लिए। ऑल ऑपरेंड्स, या हम वेरिएबल्स कह लें जिसमें डेटा रखी होती है, आर आल्सो स्टोर्ड इन द मेमोरी, वो मेमोरी में स्टोर हुई होती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं एक असेंबली लैंग्वेज का एग्जाम्पल। अगर आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ी तभी भी आप कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ जाएगा। तो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये मूव लोकेशन ए वाली वैल्यू R0 में। ये क्या करेगा? मूव द ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन ए टू ऑपरेंड R0 इन द प्रोसेसर। जो लोकेशन ए पे चीज पड़ी है या कोई डेटा पड़ी है वो R0 को दे दो। ऑपरेंड हम असेंबली लैंग्वेज में वेरिएबल को कहते हैं, ठीक है। फिर जो रिजल्ट होगा, प्लेस द रिजल्ट इन R0, रिजल्ट R0 में चला जाएगा। द ओरिजिनल कंटेंट्स ऑफ लोकेशन ए आर प्रिजर्व, लोकेशन ए के पास जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिजर्व होगी, लोकेशन ए के ही पास होगी। लेकिन द ओरिजिनल कंटेंट्स ऑफ R0 विल बी ओवररिटन, जो कंटेंट्स R0 पे पड़े हैं, रजिस्टर 0 पे पड़े हैं, वो ओवर रिटर्न हो जाएंगे, उसके चले जाएंगे, फिर ये लोकेशन ए वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर है इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी इनटू द प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी से उठकर आती है प्रोसेसर में। रैम की बात कर लें तो रैम से आती है प्रोसेसर में। द ऑपरेंड एट लोकेशन ए इज फेच्ड एंड मूव टू R0, दूसरा जो प्रोसेस होता है वो लोकेशन ए जो है वो उठाई जाती है वहाँ से डेटा, और हम मूव कर रहे हैं R0 के पास, ठीक है, रजिस्टर 0 के पास। तो जो रिजल्ट स्टोर होगा वो रजिस्टर 0 में होगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। आप जानते होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या हैं। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? रिसीव्स एंड ट्रांसलेट्स यूजर इनपुट्स एंड और कमांड्स, हमसे इनपुट लेते हैं और इनपुट लेके ट्रांसलेट करते हैं, या हम कोई कमांड देते हैं वो रिसीव करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आप ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लें, उसमें हम कमांड्स लिखते हैं तो वो, यहाँ इनपुट आप कह लें कि डबल क्लिक कर रहे हैं तो पीछे कुछ ना कुछ प्रोग्राम हुआ है, वो रिसीव करता है और ट्रांसलेट कर देता है कि भाई इसने डबल क्लिक दबाई है तो ओपन करना है, ऐसा कुछ। दूसरा, स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, डेटा को स्टोर करवाता है सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, या रिट्रीव करता है डेटा इंस्ट्रक्शन को। मतलब प्रोसेसर से डेटा जो इंस्ट्रक्शन गई हुई है वो रिट्रीव भी करवाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी सेकेंडरी मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर रखा हुआ होता है। अब इस पे आने के लिए हमें रैम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम कंप्यूटर ऑन कर रहे होते हैं तो पहले रोम आती है, फिर रैम आ जाती है। अगर हमारी सेकेंडरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा? अगर पड़ा हुआ है तो बूट कर देगा, मतलब वो रैम से जाकर सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा, देखेगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो चल जाएगा। और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो है हमारे वर्ड प्रोसेसर,
कंपाइलर, स्प्रेडशीट एटसेट्रा, उनको चलाने के लिए मदद करता है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप ये नहीं चला सकते, वर्ड प्रोसेसर्स, कंपाइलर, स्प्रेडशीट्स एटसेट्रा। और इट प्रोवाइड्स इंटरफेस टू इनपुट आउटपुट यूनिट्स, एग्जांपल प्रिंटर एटसेट्रा। ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है आईओ यूनिट्स के बीच। देखो, सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम असल में ये है कि इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। तो यूजर को इनपुट आउटपुट यूनिट्स होने चाहिए। तो इनपुट आउटपुट यूनिट कौन से, कोई भी होने चाहिए, जैसे कीबोर्ड वगैरह है, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह, ये सारा वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है कि हम कि वो इस चीज़ को चला पाएगा कि नहीं। एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो क्या होते हैं, यूजुअली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज सी, सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा। वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे हुए होते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा। कंपाइलर्स ट्रांसलेट द प्रोग्राम टू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल व्हिच रन्स ऑन द कंप्यूटर। कंपाइलर जो है वो उस प्रोग्राम को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में ट्रांसलेट कर देता है जो कंप्यूटर पे चलता है। ये अगर आप हमारा कोर्स कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को। अच्छा, प्रोग्राम की परफॉर्मेंस मेजर देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ अ कंप्यूटर इज हाउ क्विकली इट कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजर है कंप्यूटर की, वो ये है कि वो कितनी जल्दी एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस, जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, हमारी परफॉर्मेंस को, वो है हार्डवेयर डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शन सेट और कंपाइलर। हार्डवेयर डिज़ाइन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लें कि हार्डवेयर जो वो है हार्डवेयर डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शन सेट एंड कंपाइलर। हार्डवेयर डिज़ाइन से मुराद हार्डवेयर ऐसा डिज़ाइन किया गया हो जिसमें जो हमारी मेमोरीज हो, जैसे हार्डवेयर, रैम और जो कैशे हैं वो दूर लगाए जाएं। बसेस जो हैं अपने आपस में कम्युनिकेशन करने में मतलब थोड़ी स्लो हों, तो हार्डवेयर को डिज़ाइन मतलब सही करना चाहिए, मतलब सामने, मतलब मेमोरी को सामने रखना चाहिए। और इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब इंस्ट्रक्शन अगर ज़्यादा हो गई तो वो भी हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। हम आगे पढ़ेंगे कैसे अफेक्ट करती है। और कंपाइलर, अगर कंपाइलर स्लो हुआ तो हमारी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो सकती है। आप सी का पुराना कंपाइलर देखें टर्बो सी, और आज का देखें डेव सीपीपी, तो डेव सीपीपी थोड़ा स्पीड है, मतलब स्पीड कंपाइलर आते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो पुराने कंपाइलर्स हैं। तो कंपाइलर अगर स्लो होगा तो परफॉर्मेंस भी हमारी स्लो होगी। अच्छा, अब आ रहा है कैशिंग। पहले क्या होता था कि जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता था वो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स रखे हुए होते थे, वो एग्जीक्यूट करवाते थे, लेकिन उनकी मेमोरी कम थी और प्रोसेसर पे वो कम लगे हुए होते थे, इसलिए कैशे इंट्रोड्यूस में आया। कैशे क्या है? कैशे इज़ अ स्मॉल ऑन चिप मेमोरी, मतलब जो सीपीयू है हमारा प्रोसेसर है, उस पर कैशे लगा होता है, और मतलब छोटा सा, उसकी मेमोरी भी कम होती है और वो रजिस्टर से इतने महंगे भी नहीं हैं। वो हम आगे देखेंगे जब हम कैशे के बारे में बाकायदा पढ़ेंगे। फास्टर देन रैम, ये रैम से फास्टर होता है, दस रिड्यूसिंग एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम कम लगता है। देखें, अब पहले क्या होता था, ये हमारा प्रोसेसर है, इसके अंदर रजिस्टर्स लगे हुए होते थे जिनकी मेमोरी कम थी, तो रैम से जो डेटा आती थी, ये मसलन हमारी रैम है,
रैम से जो डेटा आती थी रजिस्टर में, तो रजिस्टर्स की जो स्पेस थी वो कम होती थी, जो प्रोसेसर के अंदर ही लगे होते थे। अब कैशे आ गई, इसकी मेमोरी उससे ज़्यादा है। तो कैशे क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जो हैं जो पहले भी लिखी जा चुकी होती हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो जब कैशेज आए तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगा वो थोड़ा तेज़ होने लगा, मतलब प्रोसेसर्स को जो इंस्ट्रक्शन मिल रही थी वो जल्दी मिलने लगी। रजिस्टर से आहिस्ता थोड़ा कैशे से कम मिलती थी, अब कैशे से वो ज़्यादा, बस कैशे से आप नैनो सेकंड्स मिल जाती है। ठीक, तो कैशे की परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करते हैं। CPU and a small cache memory can be fabricated on a single integrated chip. अब इंटीग्रेटेड चिप आप समझ लीजिए कि प्रोसेसर जो कि लगी हुई होती है हमारे जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है उसके अंदर, और कैशे भी उसके अंदर लगी हुई होती है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया। ठीक, ये स्पीड होती हैं और कॉस्टली भी होती हैं, और मेमोरी मैनेजमेंट का मसला हो जाता है। पर मेमोरी मैनेजमेंट का मसला इसलिए कि प्रोसेसर पे रजिस्टर काम कर रहे होते हैं, अब हम कैशे लगा रहे हैं, अब वो कैशे प्रोसेसर से कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो इससे मेमोरी मैनेजमेंट होगी। आगे हम पढ़ेंगे तो मेमोरी मैनेजमेंट जो एक अलग टॉपिक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मेमोरी मैनेज कैसे होती है। ये एक बस बनी हुई है जिसमें मेन मेमोरी मैंने आपको बताया कुछ भी कर सकती है, रीड भी कर सकती है, राइट भी कर सकती है, इसलिए दोनों हैं। प्रोसेसर आउटपुट दिखा भी सकता है और हमें इंफॉर्मेशन वापस भी कर सकता है, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर सुना होगा तो मैंने परफॉर्मेंस की बात की थी कि मेमोरी बढ़ रही थी मूड्स ला के हिसाब से, और जो मेमोरी की स्पीड थी वो कम हो रही थी, मतलब मैनेजमेंट कम हो रही थी मेमोरी की। तो इसलिए कैशेज लाए गए स्पीड, मेमोरी की स्पीड के लिए। आप इतना समझ लें, बाकी मेमोरी मैनेजमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। अब बात आए CPU क्लॉक। ये एक मेन चीज़ है जो प्रोसेसर्स के अंदर आती है। Each instruction may get divided into many steps, each of which executes in one clock cycle. हर इंस्ट्रक्शन जो है वो डिवाइड हो जाती है ज़्यादा स्टेप्स में, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इनका जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, और हर्ट्ज हम कहते हैं साइकिल पर सेकंड को। अभी जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, और जो असेंबली वाली स्लाइड थी उसमें मेमोरी फेच करनी पड़ रही थी लोकेशन ए से, फिर रजिस्टर 0 में भेजनी पड़ रही थी। तो ये टाइम है T0 से T1। तो यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉक साइकिल बनी है, इसमें प्रोसेसर कोई भी काम कर सकता है। लोकेशन ए से डेटा फेच करके लोकेशन R0 में रख दे, फिर दूसरी क्लॉक साइकिल आए, फिर R0 में वो रिजल्ट स्टोर करवा दे, ऐसा कुछ। तो अगर हम 1 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर की बात करें तो वो 1 सेकंड में 10⁹ हर्ट्ज़ इंस्ट्रक्शन कर सकता है, मतलब बिलियंस में कर सकता है। एक क्लॉक साइकिल में मतलब पीसी जो प्रोसेसर है वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन भी कर सकता है अगर फास्ट हो तो। वो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे एक क्लॉक साइकिल में कैसे रीड या राइट करवा रहा है या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहा है। हर्ट्ज़ जो है साइकिल पर सेकंड है, और साइकिल पर सेकंड को हम क्लॉक रेट भी कहते हैं। ठीक, अभी टाइम की जो है वो परफॉर्मेंस देखते हैं प्रोसेसर के अंदर। एक परफॉर्मेंस इक्वेशन दी गई थी जो थी
T इज इक्वल टू n इंटू एस अपॉन आर, ये क्या है हम देख रहे हैं। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। T क्या है, प्रोसेसर टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज। वो प्रोसेसर टाइम जो कि एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करने में रिक्वायर होता है किसी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, n है नंबर ऑफ एक्चुअल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन नीडेड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में हुआ है वो कितनी है, वो कितनी होंगी एग्जीक्यूशन के लिए। और S क्या है, एवरेज नंबर ऑफ बेसिक स्टेप्स नीडेड टू एग्जीक्यूट वन मशीन इंस्ट्रक्शन, ईच स्टेप कंप्लीट्स इन वन साइकिल। मतलब जो बेसिक स्टेप्स हैं मशीन इंस्ट्रक्शन के, उनको आधा आधा करके या कुछ एवरेज करके एग्जीक्यूट करना और स्टेप्स में एग्जीक्यूट करना। ईच स्टेप्स कंप्लीट्स इन वन साइकिल, हर स्टेप एक साइकिल में कंप्लीट होता है। जैसे पिछली स्लाइड में हमने बात की कि सीपीयू एक क्लॉक साइकिल में जैसे लोकेशन ए को भी उठा रहा था, वो डेटा भी उठा रहा था, रजिस्टर 0 में भी भेज रहा था, ऐसे कुछ एवरेज कर सकते हैं। एस मतलब आर क्लॉक रेट होता है कि साइकिल्स पर सेकंड जो हमने बात की थी, तो ये उनसे डिवाइड होता है। एन इंटू एस अपॉन आर, ये टाइमिंग कैसे मालूम करते हैं हम प्रोसेसर की, वो उनकी इक्वेशन है। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। तो अभी तक हम इतना ही जाने तो अच्छा है। देखो, अगर एक प्रोसेसर होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। जो नंबर ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है, उन इंस्ट्रक्शन में से स्टेप्स निकालने हैं कि एवरेज कितनी मशीन इंस्ट्रक्शन पर साइकिल करनी है हमें, तो टाइम लग सकता है। तो ये परफॉर्मेंस का मसला है थोड़ा, इसीलिए पैरेललिज्म आ गई। पैरेललिज्म इज अनदर फैक्टर दैट इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। पैरेललिज्म एक अदर फैक्टर है जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है किसी कंप्यूटर सिस्टम की। और ये पैरेललिज्म कैसे होती है? पहली है पाइपलाइनिंग, दूसरी मल्टी कोर प्रोसेसर, तीसरी मल्टी प्रोसेसर। पाइपलाइनिंग क्या है आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे सिंपल सा मिसाल ले लें। आपकी एक इमेज है, इसमें कुछ भी पड़ा हुआ है इमेज में। अब पाइपलाइनिंग क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप उनको एग्जीक्यूट करता जाता है। मतलब एक टुकड़ा तस्वीर का यहाँ पड़ा है, वो किस टुकड़े से जाकर मिलना है, ये टुकड़ा यहाँ पे आके मिला, तो जब तस्वीर पूरी हो जाएगी तो वो हमें कंप्लीट आउटपुट दिखाएगा। पाइपलाइनिंग ये होती है, मतलब तोड़कर वो हिस्सा हिस्सा करके हमें फिर उनको मिलाकर एग्जीक्यूट करके दिखाती है। ऐसा कुछ पाइपलाइनिंग के हम आगे पढ़ेंगे कि पाइपलाइनिंग डीपली में क्या है। दूसरे होते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर, मतलब जैसे आप कोर टू क्वाड, कोर i3, कोर i5 प्रोसेसर में, एक प्रोसेसर में इतने प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं अंदर। और मल्टी प्रोसेसर, मल्टी कोर प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर में फ़र्क है। मल्टी कोर में क्या होता है, एक ही प्रोसेसर में वो सारे प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। मल्टी प्रोसेसर मतलब एक अलग प्रोसेसर और दूसरा अलग प्रोसेसर, ऐसे कुछ। तो इससे भी पैरेललिज्म अचीव होती है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। आज तक के लिए इतना ही, बाकी आगे लेक्चर्स में हम जानेंगे कि पाइपलाइनिंग, मल्टी कोर प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर कैशिंग ये कैसे काम करती है। आज तक के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।